आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14 के साथ। इसमें हम जानेंगे नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी, यानी कि वो सेवाएं जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। चाहे अगर आप ऑनलाइन आधार कार्ड अप्लाई करना चाहें, पैन कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी या पासपोर्ट अप्लाई करना चाहें, या उसी के साथ साथ अगर आप रेलवे की टिकट बुक करना चाहते हैं या फिर एलपीजी गैस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब जानकारी हम आपको इस चैप्टर में देंगे। तो इसी के साथ चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आधार सर्विसेज के साथ। आधार या फिर यूँ कहें कि आपका आधार नंबर इन 12 अंकों का आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो आपको इश्यू करके देता है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर यूँ कह लें कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आधार कार्ड अलॉट करके देती है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपके पास आपका आधार कार्ड जरूर होगा और उस आधार कार्ड में आधार नंबर होता है जो आपके सारे बायोमेट्रिक या फिर आपके डेमोग्राफिक डिटेल्स से कनेक्टेड होता है। यानी कि जैसे किसी क्लास में हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि उसका नाम क्या है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है। इसी तरीके से आधार कार्ड इंडियन सिटीजन्स का एक आइडेंटिटी कार्ड है जो उनकी पहचान दिखाता है कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका नाम क्या है। और उसी में जो आधार नंबर होता है वो उनके सारे बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स से कनेक्टेड होता है। जब हम बात करते हैं बायोमेट्रिक डिटेल्स के बारे में, तो उसमें उनके फोटोग्राफ यानी कि उनकी एक पासपोर्ट साइज फोटो प्लस उनकी फिंगरप्रिंट्स प्लस उनकी आइरिस स्कैन यानी कि उनके दोनों आंखों की स्कैन्स उस नंबर के साथ कनेक्टेड होती है। तो आइए इसी के साथ हम जानते हैं कि आप भी कैसे आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आधार कार्ड जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों से लेकर बूढ़ों सबके लिए जरूरी होता है। यानी कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसे अच्छे से समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स के जरिए समझेंगे कि कैसे कैसे 1 बाय 1 आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अपनी आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें तैयार कर लेना चाहिए। या तो ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो सकते हैं या तो फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हो सकती हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को उन्हें अपने घर के आसपास वाले जो आधार रजिस्ट्रेशन कैंप है या फिर कोई सेंटर है वहाँ जाके सबमिट करना होता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि UIDAI वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास कौन से आधार एनरोलमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ जाके आप ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। यानी कि आपका आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आप सबमिट करते हैं। उसके बाद आपकी आधार कार्ड अप्लाई करने की प्रोसेस शुरू होती है। दूसरे स्टेप में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं ऑफिसर्स के द्वारा। फिर तीसरे स्टेप में जो वहाँ पे ऑपरेटर है वो आपकी सारी जानकारी यानी कि आपकी सारी डिटेल्स एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो आपसे वेरीफाई कराता है कि जो भी डिटेल्स उन्होंने एंटर की हैं वो सही है या नहीं। फिर इसके बाद आपने अपनी सारी डिटेल्स जब एक बार वेरीफाई कर ली ऑपरेटर के साथ, फिर आपको जो है जाना पड़ता है स्कैनिंग प्रोसेस के लिए, जहाँ पे आपकी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होती है और आइरिस स्कैन होता है। फिर इसके बाद एक बार जब आपकी स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपकी एक फ़ोटो ली जाती है। फिर इसके बाद एक बार जब आपकी फ़ोटो क्लिक हो गई है तो उसके बाद जो आपका ऑपरेटर है वो साइन ऑफ करता है प्रोसेस को अपने फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे रजिस्टर करके। और अंत में जब आप सारी प्रोसेस से गुजरते हैं यानी कि वेरिफिकेशन से, उसके बाद स्कैनिंग प्रोसेस से और फिर आपकी फ़ोटो क्लिक होती है, ये सारा जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है जिसमें आपके पास होता है आपका एनरोलमेंट नंबर और साथ ही साथ कुछ और डिटेल्स होती हैं जो दिखाता है कि आप आधार कार्ड के लिए आप सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हैं और कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में
आपको जो है आपके घर पे आधार कार्ड रिसीव हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि एक बार जब किसी ने आधार कार्ड अप्लाई कर लिया है या फिर उनके पास उनका आधार कार्ड ऑलरेडी है, पर अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, यानी कि अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को चेंज कराना चाहते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन को चेंज कराना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम जानेंगे आधार अपडेशन के बारे में। जब बात आती है आधार को अपडेट कराने के लिए, तो UIDAI ने 2 तरह के मेथड्स हमारे लिए अवेलेबल किए हैं। या तो आप जाके ऑनलाइन इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं या तो फिर आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको जो UIDAI का रजिस्टर्ड ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे उस वेबसाइट का एड्रेस, इस वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना होता है। उसके बाद आप जो भी डिटेल्स वो मांग रहा है आप फिल इन करेंगे और उसके बाद आप जो भी चेंजेस कराना चाहते हैं उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑफलाइन के माध्यम से आप जो भी चेंजेस कराना चाहते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप UIDAI के पास पोस्टल सर्विस के द्वारा पहुंचाते हैं। तो ये हमने देखा कि आप आधार ऑनलाइन जाके भी अपडेट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड की डिटेल्स की, तो आप ऑनलाइन जाकर बस एड्रेस को अपडेट करा सकते हैं। बाकी अगर आपको नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ या और कोई जानकारी अपडेट करानी है, तो उसके लिए आपको जो आपके आसपास जो आधार एनरोलमेंट सेंटर्स हैं, आपको वही विजिट करना होगा। आप इस पोर्टल पे जाके केवल अपना आधार एड्रेस ही अपडेट करा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आप उस ब्राउज़र को ओपन करेंगे जिस ब्राउज़र को आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद आप सर्च बार में जाकर स्क्रीन पे दिए गए जो एड्रेस है उसे आप टाइप करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली अपने सर्च बार में जाके लिख सकते हैं UIDAI.gov.in और बस एंटर दबा दें। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, आप UIDAI के पोर्टल पे चले जाएंगे, जहां पे सबसे पहले तो आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप इस पोर्टल को यूज़ करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको पोर्टल पे जाकर उस सर्विस को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप इस पोर्टल को यूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए हम आधार अपडेट के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले मेन्यू पे जाएंगे जहाँ पे लिखा है माई आधार। माई आधार पे आइए और यहाँ पे देखिए जो पहला सेक्शन है, ये पहला सेक्शन है अपडेट योर आधार के बारे में। इसमें आप सबसे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट अपडेट, इसे सिलेक्ट करें और उसके बाद आप देखेंगे कि एक वेलकम टू माय आधार का पेज है और उसकी राइट साइड में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है लॉगिन करने का। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो पोर्टल पे जाकर लॉगिन करना होगा। बिना लॉगिन किए आप ये सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है लॉगिन विद आधार एंड OTP, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP रिसीव होगा। वो OTP आप यहाँ पे डालकर लॉगिन कर पाएंगे। तो आइए इसे देखकर समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक पेज ओपन हो गई है जहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डालना है और जो सही कैप्चा है वो एंटर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस छोटे से बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहा है कैप्चा एंटर करने की। तो ये कैप्चा जो है ये एग्जैक्टली आपको वो चीज़ एंटर करनी है जो इस छोटे से बॉक्स में यहाँ पे लिखी है। आप देखेंगे कि आपको पहली बार में थोड़ा सा समझ कम आएगा कि क्या इस यहाँ पे लिखा हुआ है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो उसमें अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स मेंशन्ड हैं वो आप एग्जैक्टली यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। तो एंटर करने के बाद आप क्लिक करें लॉगिन विथ OTP। लॉगिन विथ OTP क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये वैलिड कैप्चा यहाँ पे बता रहा है, यानी कि जो कैप्चा है वो आपने सही एंटर किया था।
अगर मान लीजिए अगर आपने सही एंटर नहीं किया है तो ये आपको वापस से री एंटर करने के लिए कहेगा। अब यहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP आया होगा, हमें वो OTP यहाँ पे एंटर करना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पे जो 1 टाइम पासवर्ड रिसीव हुआ था वो हमने एंटर कर दिया है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे लॉगिन पर। अब जैसे ही आप OTP एंटर करते हैं, आप देखेंगे कि आपके सामने UIDAI की सारी जो सर्विसेज हैं उसकी पोर्टल ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जो भी सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन है। यहाँ से आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप आधार PVC कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से एड्रेस अपडेट का ऑप्शन है। फिर नीचे की तरफ आएँ तो ये है बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन। ये है अगर आप एक वर्चुअल ID जनरेट करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक या अनलॉक करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री से लेकर ऑफलाइन eKYC, पेमेंट हिस्ट्री, माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट और आधार अपडेट हिस्ट्री, आप ये सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। और इसी पेज पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि एक रिक्वेस्ट का सेक्शन है। इस रिक्वेस्ट के सेक्शन में आपने जो भी सर्विसेज रिक्वेस्ट किए हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। जैसे आप देख सकते हैं सर्विस नेम में यहाँ पे लिखा हुआ है आधार अपडेट, यानी कि मैंने इससे पहले आधार अपडेट की रिक्वेस्ट की थी तो वो यहाँ पे सर्विस दिखाई दे रही है। उसी के बगल में आप देखेंगे तो एक URN नंबर है। इसे कहा जाता है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। इस नंबर के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सर्विस को ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि जो भी सर्विस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है वो कब अपडेट होगी, या उसमें कितना समय लगेगा, या उसका स्टेटस क्या है, क्या वो रिजेक्ट हुआ है, क्या वो कंप्लीट हुआ है, वो सारी जानकारी आप इस URN नंबर को एंटर करके जान सकते हैं। उसी के बगल में आप देखेंगे तो डेट मेंशन्ड है, ये वो तारीख है जिस दिन आपने इस सर्विस को रिक्वेस्ट किया था। उसी के बगल में स्टेटस का ऑप्शन है। यहाँ से आप देख सकते हैं अपने सर्विस का स्टेटस, यानी कि जो भी सर्विस आपने रिक्वेस्ट की है वो कंप्लीट हुई है या नहीं, वो पेंडिंग है या कहाँ पर आकर आप रुके थे, वो स्टेटस आपको यहाँ पे पता चलता है। जैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है पेमेंट स्टेज, यानी कि हम अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने के स्टेजेस में पेमेंट तक पहुँचे थे और वहाँ पे आके हमने जो है स्टेप्स को रोक दिया था। अब यहाँ से हम शुरुआत करना चाहते हैं तो हम रिज्यूम पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप डिलीट पे जाके इसे डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपने सर्विस की जो स्टेजेस है वो चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्राफ्ट स्टेज है जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। उसके बाद पेमेंट स्टेज आती है जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं उस सर्विस के लिए। उसके बाद आती है वेरिफिकेशन स्टेज जहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद वैलिडेशन स्टेज और उसके बाद कंप्लीशन का स्टेटस। तो इस तरीके से आप अपने सर्विस के स्टेजेस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करा सकते हैं। तो हम सबसे पहले सर्विसेज सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम 4th ऑप्शन जो है एड्रेस अपडेट का, इस पर जाकर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने 2 विकल्प होते हैं। जैसे अगर आप अपने आधार को ऑनलाइन अपडेट कराना चाह रहे हैं तो आप पहला विकल्प सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप हेड ऑफ फैमिली का एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं तो आप दूसरा विकल्प सिलेक्ट करेंगे। तो हम अपना आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम पहला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होती है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप ये सारे स्टेप्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करेगा। आप चाहें तो इन स्टेप्स को पढ़ लें और उसके बाद क्लिक करें प्रोसीड टू अपडेट आधार। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन होती है जहां आप देखेंगे कि पहले वाले इस छोटे से बॉक्स में, इस छोटे से विंडो में आपको एड्रेस का ऑप्शन दिया जा रहा है। आप यहाँ पे पाएंगे
कि जो नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया है लिमिट, यानी कि आप कितना अपडेट आपके पास बचा है। जैसे आप देख सकते हैं कि नेम में हमारे पास 2 अपडेट्स बचे हैं, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में 2 बार अपडेट करा सकते हैं नाम। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे आप 1 बार अपडेट करा सकते हैं और जेंडर में आपके पास 1 अपडेट लेफ्ट है जो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें क्लिक करना है प्रोसीड टू अपडेट आधार। और जैसे ही आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करते हैं तो आप पाएंगे कि जो आपकी करंट डिटेल्स हैं वो सारी मेंशन्ड हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट एड्रेस है यानी कि आपका वर्तमान पता, और वहीं करंट डिटेल्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है अपने नए एड्रेस की इंफॉर्मेशन को एंटर करने का। एड्रेस प्रूफ के लिए कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो चेक करने के लिए UIDAI वेबसाइट विजिट करें। अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं पेमेंट्स को लेकर, कैंसलेशन को लेकर या रिफंड्स को लेकर, तो वो आप जान सकते हैं इस नीचे दी गए लिंक पे क्लिक करके। और अगर आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बस इस बॉक्स में जो ये सर्कल है इसे आप सिलेक्ट करें, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, उसके बाद नीचे की तरफ आएं और पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे हमने रेजर पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्लिक करें मेक पेमेंट पर। अब जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है जहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप इस जो QR कोड है इसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे UPI, कार्ड्स और नेट बैंकिंग या वॉलेट को इस्तेमाल करने का ऑप्शन है। तो अगर आप UPI या QR कोड के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI QR कोड को सिलेक्ट करें। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कार्ड को सिलेक्ट करें। अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करें। और वैसे ही अगर आप वॉलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वॉलेट पे क्लिक करें। और जैसे ही आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं आपको क्या करना है, आपको बस पे नाउ पे क्लिक करना है। और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी सर्विस है, वो अपडेट हो जाएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी और उसे आप ट्रैक कर सकते हैं URN नंबर के जरिए, यानी कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर के जरिए। तो ऐसे आप ऑनलाइन जाकर UIDAI के पोर्टल पे जाकर अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि आप ऑनलाइन जाकर बस एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना नाम, अपने पिता का नाम या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि कैसे आप UIDAI के पोर्टल पर जाकर अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करा सकते हैं या अपडेट करा सकते हैं। अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपना नाम, अपने फादर का नाम या डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस कराने हैं, कुछ अपडेट करना है, तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक आधार एनरोलमेंट सेंटर ही विजिट करना होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने एड्रेस डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो फाइल साइज है, जो डॉक्यूमेंट की साइज है, वो 2 MB से कम हो, और दूसरी चीज़ कि जो फाइल फॉर्मेट हो वो JPEG हो या तो PNG हो या फिर वो PDF हो। अगर इन दोनों फॉर्मेट्स, ये फाइल साइज और जो फाइल फॉर्मेट है वो सही है तभी आप अपलोड कर पाएंगे, नहीं तो आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगी। तो इस तरीके से आप आसानी से UIDAI के पोर्टल पे जाकर अपने आधार एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप अपना आधार नंबर या अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हैं, यानी कि लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास 4 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप नेट बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करके आप वहां जाकर आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप अपने बैंक को विजिट करके आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में आप SMS के द्वारा ये कर सकते हैं, और चौथे ऑप्शन में आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो आइए इन सभी ऑप्शंस में से हम नेट बैंकिंग वाले मेथड को जानते हैं
कि कैसे आप वो कर सकते हैं। तो अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा अपने आधार नंबर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे होंगे। आपको वो नेट बैंकिंग पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना है और उसके बाद जाके आप वहाँ पे ढूंढेंगे आधार अपडेट कराने का ऑप्शन। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपने 12 अंकों का जो आधार नंबर है वो एंटर करेंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपने जो डिटेल्स एंटर की हैं वो सही हैं तो ऑटोमेटिकली आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका कौन सा था? दूसरा, आप अपने बैंक में जाके जो भी आपके घर के नज़दीकी जो ब्रांच है वहाँ जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि आप अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो वेरीफाई करेंगे और अगर सही से सब कुछ होता है तो फिर वो वहाँ से आपके आधार को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे। तो जैसे ही ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है आपको या तो SMS पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है या तो आपके मेल पे आ जाता है कि आपका आधार नंबर आपके बैंक के साथ लिंक हो गया है। तो ये हमने जाना कि कैसे आप नेट बैंकिंग या ऑफलाइन मेथड का यूज़ करके अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। अब इसमें हम जानेंगे आधार के बारे में सुरक्षा संबंधित आशंकाएं। आधार को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और सरकार उसे कई सारे वित्तीय योजनाओं के साथ जोड़ती है और कई सारे बेनिफिट्स उसके साथ ऐड कर रही है। आप अगर एक आधार होल्डर हैं तो आपको कुछ चीज़ों का पालन करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है जब आप आधार नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स के जरिए हम जानते हैं कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर या आधार से रिलेटेड कोई भी कॉपी या फिर उसकी जेरोक्स कॉपी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। आप जिसके साथ शेयर कर रहे हैं वो आप चेक करेंगे कि वो सामने वाला व्यक्ति कौन है और वो किस पर्पस से आपका आधार नंबर आपसे मांग रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी के साथ अपना आधार कार्ड नंबर या फिर अपनी आधार कार्ड की कोई सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप शेयर कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दें कि उस कॉपी के साथ साथ आप उसका पर्पस यानी कि उसके पीछे का कारण क्या है, आप क्यों शेयर कर रहे हैं वो लिखिए। साथ ही साथ डेट मेंशन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है आधार कार्ड नंबर के द्वारा या आपके आधार कार्ड कॉपी के द्वारा कई लोग उसका जो है गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा किसी के साथ भी अपना आधार कार्ड कॉपी शेयर करने से पहले थोड़ा सा सतर्क रहें। अब तीसरी बात ये कि समझिए आप कहीं अपनी कॉपी शेयर नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ऑनलाइन वेबसाइट या SMS या किसी लिंक के द्वारा आप अपनी आधार कार्ड की कॉपी वहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप अपनी आधार कार्ड डिटेल या उसकी फोटोकॉपी डाल रहे हैं वो एक लेजिटिमेट वेबसाइट हो, यानी कि अगर वो कोई बैंक की वेबसाइट है या इनकम टैक्स की वेबसाइट है तो वो सही वेबसाइट हो, वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट हो, ये आप ज़रूर चेक करें। और आखिर में अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है या आप कहीं अपने दोस्त या किसी से सुनते हैं कि उनकी आधार कार्ड नंबर के साथ कुछ जो है फेरबदल किया गया है या कुछ मिसयूज़ किया गया है तो तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी जांच करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके कोई जो है उसे गलत तरीके से गलत इरादे से यूज़ कर सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें और अगर आपको कुछ पता चलता है तो तुरंत जाके उसकी कंप्लेन फाइल करें।
अभी तक हमने आधार से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उन्हें हमने एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि कैसे आप आधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इनकम टैक्स सर्विसेज की तरफ। इसमें हम जानेंगे कुछ ऐसी सेवाएं जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि कैसे आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पैन कार्ड में कुछ अपडेट कराना चाहते हैं, कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे ITR फाइलिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले शुरू करते हैं पैन कार्ड को अप्लाई करने के साथ, तो यहाँ पे इसे 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो प्रोसेस जहाँ पे आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, और दूसरे चरण में आपको जब अपना पैन कार्ड रिसीव होता है। पैन नंबर कहीं या फिर पैन कार्ड आप कह लें, ये डॉक्यूमेंट, ये नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई नया बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स करते हैं, या कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या इंश्योरेंस खरीदते हैं, इन सभी सेवाओं के लिए आपके लिए ये अनिवार्य है कि आपका पैन नंबर होना चाहिए। तो इसलिए आजकल आपको हर कोई इंसान दिखेगा जिनका अपना पैन कार्ड है, पैन नंबर है। अगर ऐसे कोई केसेस में आपके पास आपका पैन नंबर नहीं है, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो आइए चलिए हम देखते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम पैन कार्ड की बात करते हैं तो आपको दोनों तरह की सर्विसेज ऑनलाइन मिलती हैं। एक जिसमें आप एक नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा जहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग पैन कार्ड में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि आपका पैन नंबर तो वही होता है, पर कोई डिटेल्स या इंफॉर्मेशन या इमेज या सिग्नेचर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे आप एक पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इनकी वेबसाइट पे जहाँ पे हम पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, उसे आपको ब्राउजर पे सर्च करना है और फॉर्म नंबर 49A फिलअप करना है, और उसके बाद आप आसानी से अपने पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। तो आइए इसे हम ऐसे ना समझ के प्रैक्टिकली करके समझते हैं कि कैसे आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले जब आपने अपना ब्राउजर ओपन कर दिया है, आप जाके टाइप करेंगे NSDL पैन कार्ड ऑनलाइन, या फिर आपको स्क्रीन पे जो वेबसाइट नज़र आ रही है उस एड्रेस को आप टाइप करें और आप डायरेक्टली उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है ये सर्च बार में डाल दिया है, हम एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरे ऑप्शन में जो आपको यहाँ पे पैन कार्ड एप्लीकेशन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करें, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होती है। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन्स है, और यहाँ पे चेंजेस और करेक्शन पैन डिटेल्स। अगर आप नया पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पैन कार्ड में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो हम नया पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका जो प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गई है। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स जैसे जैसे जो भी सेक्शन में ये मांग रहे हैं, आपको वो सारी डिटेल्स सही तरीके से और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल इन करनी है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं फॉर्म को फिलअप करने से। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन टाइप डाल दिया, न्यू पैन इंडियन सिटीजन। अगर आप फॉरेन सिटीजन है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, हमने टाइटल में सिलेक्ट कर लिया। उस हिसाब से आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी एंटर करें। आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्टली अपना बर्थ डेट टाइप कर सकते हैं, या फिर जो आपको विंडो दिया गया है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे हमारी ईमेल डाल दी है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट में मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया है। और जैसे ही आप ये फर्स्ट पेज भरते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना होता है। यहाँ कंसेंट को आप सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जब आपने ये फर्स्ट पेज फिलअप कर लिया है, उसके बाद जो सेकंड विंडो ओपन होती है उसमें आपको जो है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद टोकन नंबर। ये टोकन नंबर आपको तब ज़रूरत होगा जब आप अपने पैन कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस को ट्रैक करना चाहते हैं या कोई और जो है इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो आप यहाँ से इस टोकन नंबर को कहीं पर लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली eKYC के थ्रू या e-साइन के थ्रू सबमिट करना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके e-साइन के थ्रू सबमिट करना चाहते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और तीसरे ऑप्शन में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली इनके सेंटर पे पहुंचाना चाहते हैं तो आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। यानी कि अगर आप एक फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे। अगर आप फिजिकल पैन कार्ड नहीं चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो फीस एप्लीकेबल है दोनों ही ऑप्शंस के लिए वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी आधार की लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करनी है। यहाँ पे फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो आपके आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वही सेम फ़ोटो आप पैन कार्ड पे चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं या आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। और फिर इस तरीके से आप जैसे जैसे आपके आधार कार्ड के हिसाब से जो डिटेल्स है जैसे कि टाइटल, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और जो भी इंफॉर्मेशन ये मांग रहे हैं उस हिसाब से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से फिल करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वही आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स को सबमिट करने से पहले हर एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से चेक करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस सब कुछ, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अब इस पेज पे हम यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि आप जैसे जैसे आगे पेजेस को बढ़ाते जाएंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करते रहेंगे तो वैसे वैसे जो भी इंफॉर्मेशन वो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है आपको फिल इन करना है। और फिर इसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंत तक पहुंचेंगे। और बाय चांस अगर आपने कोई गलत डिटेल एंटर कर दी है तो आपको उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना है। करेक्ट करने के बाद वेबसाइट आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर जाता है जहां पर आपको पैन कार्ड एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फीस पे करनी है। तो प्रोसेसिंग फीस पे करने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से प्रोसेसिंग फीस पे कर सकते हैं। और वहीं अगर ऑफलाइन मेथड की बात करें तो आप चेक और डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीव होता है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज़ करके आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये नंबर आपके एक्नॉलेजमेंट रिसीट के ऊपर होता है। तो इसके बाद अब बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की। तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में एक्नॉलेजमेंट रिसीट है उसकी प्रिंट आउट, साथ ही साथ आपकी 2 फोटोग्राफ्स, उसके साथ आपकी एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ की डॉक्यूमेंट्स आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचानी होती है। और एक बार जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करती है तो उसे क्रॉस चेक करती है, वेरीफाई करती है कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं क्या वो सब कुछ सही हैं। और एक बार सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाए
उसके बाद वो आपको आपका पैन कार्ड डिस्पैच करते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिल जाती है। अब ये तो हमने जाना कि कैसे आप नया पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। अब आइए जानते हैं कि अगर आप अपने पैन कार्ड में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे अपनी फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं या अपना सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वही सेम वेबसाइट पे जाएंगे और जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया कि न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन, वहाँ पे आप पैन कार्ड को अपडेट करने का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको वो सारी जो फॉर्म्स हैं, वो प्रोसेस है, उसे फॉलो करना है। जो भी चीज़ों को आप करेक्ट करना चाहते हैं उस इन्फॉर्मेशन को आप ऐड करेंगे, सही ऐड करेंगे और जो भी चीज़ें आप ऐड करेंगे उसको आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करके उसको जो है एक तरह से चेक करते रहना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही से ऐड की है या नहीं। और जैसे ही आप ये सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको एक नया पैन कार्ड इशू किया जाता है, जिसमें आपका पैन नंबर तो सेम होता है, पर जो चेंजेस आप चाहते थे वो अब आपको अलग से फिर मिलती है, यानी कि मतलब उसका एक अलग वर्जन मिलता है जिसमें आपके सारे चेंजेस अप्लाइड होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड में कुछ भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं पैन कार्ड वाला टॉपिक, जहाँ पे हमने जाना कि कैसे आप एक नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अब आइए चलिए, जैसे हमने पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है वो सीखा, अब हम सीखेंगे कैसे आप ऑनलाइन ITR फाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे ब्राउजर पे जाके आप टाइप करेंगे www.incometax.government.in। ये जैसे ही आप टाइप करें और एंटर दबाएं तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे जाकर आपको ITR फाइलिंग करनी है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप किया www.incometax.gov.in और एंटर दबाया। एंटर दबाते ही डायरेक्टली आपके ब्राउज़र में जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ जाके आपको ITR फाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। अगर आपने इससे पहले अकाउंट बनाया है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले कंप्लीट करेंगे। इसमें जाकर आपको पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी है, उसके बाद वैलिडेट करना है, पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। पर अगर आप पहली बार रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, तो हम जाके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें और इसके बाद आप अपनी यूज़र ID डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। तो हमें यहाँ पे जो भी आप ID यूज़ कर रहे हैं वो आप डालेंगे। और उसके बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया, जो सिक्योर एक्सेस मैसेज है उसे आप कंफर्म करें और उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगी। अब मान लीजिए जैसे कि मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें और इसके बाद आपको वापस अपनी ID डालनी है। यहाँ पर कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं जहाँ से आप एक OTP के द्वारा आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, या तो आप अपनी एक डिजिटल सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर E-फाइलिंग के जो OTP है वो एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरा प्रेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू किया और अब इसके बाद हम जनरेट OTP पे जाके OTP जनरेट करेंगे और यहाँ पे आपको अपना OTP एंटर करना है।
3. और इसके बाद जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है वो आप एंटर करते हैं तो आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप लॉगिन करते हैं उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी ITR फाइलिंग से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड चेक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल होगी जहाँ पे आपका नाम होगा, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर और साथ ही साथ जो ईमेल आईडी है या फिर यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम एक नया ITR फाइलिंग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे जो ऊपर वाली जो ब्लू कलर की टैब है यहाँ पे आप देखेंगे ई फाइल का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे जाके आप क्लिक करें इनकम टैक्स रिटर्न्स। इस पे आप जाके इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करें फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नया फाइलिंग शुरू कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न का। तो जैसे ही ये विंडो ओपन होती है सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, यानी कि किस साल के लिए आप कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 2023 और 2024। असेसमेंट ईयर डालने के बाद आपको यहाँ से फाइलिंग टाइप सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे फाइलिंग टाइप सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ से अब जैसे ही आप फाइलिंग टाइप सिलेक्ट करते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप पढ़ें और देखें कि आपके लिए यस पे आपको क्लिक करना है या नो पे क्लिक करना होगा। उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ITR टाइप आप सिलेक्ट करें ITR 1 और उसके बाद आप क्लिक करें कंटिन्यू पे। उसके बाद नेक्स्ट विंडो में आपको अपनी फिल्ड ITR फॉर्म अटैच करनी है। यहाँ पर जाके आप अटैच फाइल में जाकर आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी फॉर्म सेव्ड है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे और जैसे आप आगे प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो ये आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। अब इसके बाद अंत में जब आपने अपनी सारी डिटेल्स एकदम सही से एंटर कर दी हैं तो ई-वेरीफाई ऑप्शन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। आपको अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक करना है, वेरीफाई करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ई-रिटर्न वेरीफाई को वेरीफाई करना है आधार नंबर पे जो OTP आया है उसके जरिए। और इस तरीके से आप आसानी से ऑनलाइन जाकर ITR फाइलिंग कर सकते हैं। अब चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे पासपोर्ट सेवा सर्विसेज के बारे में। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि आप कैसे ऑनलाइन जाकर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाकर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी फीस पे करना और अपॉइंटमेंट बुक करना, ये तीनों ही काम जो मेजर काम है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको बस जाके अपने ब्राउज़र में टाइप करना है www.passportindia.gov.in। जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे आपके सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आप ARN को प्रिंट करते हैं और उसके बाद आगे की जो प्रोसीजर है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र में कैरी ऑन की जाती है। तो आइए इसी के साथ चलिए जानते हैं कि कैसे आप पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसे हम धीरे धीरे स्टेप्स के जरिए समझेंगे
कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रोसेस को सही से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र में जाके वेबसाइट की एड्रेस टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमने टाइप किया www.passportindia.government.in और एंटर दबा दें। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं, आपके स्क्रीन के सामने पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे अगर आप पहले से ही एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, पर अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक विंडो ओपन होती है जहां आपको नए यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आप अपना जो है पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप वो जगह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम, सरनेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, हिंट क्वेश्चन और हिंट क्वेश्चन का आंसर और कैप्चा एंटर करके आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं और आप उसको फिलअप करके, फीस को पे करके और अपॉइंटमेंट बुक करके आगे की प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप नए यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन करिए। तो यहाँ पर समझिए मैं एक न्यू यूज़र हूँ, तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो फिलअप करूँगी। तो यहाँ पर हम जो भी डिटेल्स डालनी है हम वो डालेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लिया है, नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लॉगिन आईडी है वो सेम ईमेल आईडी की तरह रहे तो आप यहाँ से येस या नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने येस सिलेक्ट किया तो देखिए इसने हमारे ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी में एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ से आप जाके एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ से आप पासवर्ड क्रिएट करें, कंफर्म पासवर्ड करें। फिर उसके बाद आप जाके हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हिंट आंसर डालेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सक्सेसफुली रजिस्टर करते हैं, ये आपको बताता है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। दिस लिंक विल बी एक्टिव टिल, यानी कि आपको आपकी ईमेल आईडी पे जो लिंक रिसीव हुई है आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वो ईमेल ओपन कर लीजिए जहाँ पे आपको ये लिंक आई है। हम यहाँ से ये लिंक ओपन कर रहे हैं और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपको अपनी यूजर आईडी यहाँ पे डालनी है। फिर उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और फिर ये आपको बताता है कि आपका अकाउंट अब एक्टिवेट हो गया है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप यहाँ पे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने लॉगिन का इंफॉर्मेशन आ जाता है, यानी कि आपने सक्सेसफुली अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो पहले स्टेप में सबसे पहले तो जाके अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्टर करते हैं और उसके बाद आप लॉगिन करते हैं। दूसरे स्टेप में हम सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन टाइप। तो जैसे ही आप सक्सेसफुली लॉगिन करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाती है। इस पेज पे आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट। फिर दूसरा ऑप्शन है अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट या फिर अप्लाई फॉर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशंस ऑलरेडी सबमिट की है उसकी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके सबमिटेड एप्लीकेशंस हैं वो नजर आएंगे।
अभी तक हमने कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की है तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, पर अभी जब हम करेंगे तो और आप जब वापस बैक आएंगे तो आप यहाँ पे अपना सबमिटेड एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम नया पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। अब आगे बढ़ते हुए तीसरे स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जाकर ऑफलाइन मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन मेथड के जरिए भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन मेथड में क्या होता है, आपको पासपोर्ट ई फॉर्म जाके डाउनलोड करना होता है, उसे प्रिंट करना होता है और उसके बाद आप पेन से उस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको वापस जाके वेबसाइट पे वो पासपोर्ट ई फॉर्म अपलोड करना होता है। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर वही अगर हम बात करें ऑनलाइन मेथड की, तो ऑनलाइन मेथड में आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन जाकर भरते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहे तो ऑफलाइन मेथड या तो फिर ऑनलाइन मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम सिलेक्ट करेंगे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद स्टेप 4 में जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, आपको स्केड्यूल करना होता है, फीस पे करनी होती है और अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो इसके बाद जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं, आपको विजिट करना होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करने के लिए सबसे पहले तो जाकर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यानी कि आप पहले जाके ये सर्च करेंगे कि आपके घर के आसपास कौन से पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं और आपके लिए सबसे सही पासपोर्ट सेवा केंद्र आपके घर के आसपास कौन सा होगा। तो एक बार वो चेक करने के लिए आप एप्लीकेंट होम पेज पे जाके अपने आसपास जो भी सेंटर्स अवेलेबल हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है, उसके बाद आप बुक करेंगे अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन से डेट में पासपोर्ट सेवा केंद्र आप विजिट कर सकते हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट पासपोर्ट सेवा केंद्र के यहाँ बुक करते हैं। तो यहाँ जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने जो फॉर्म फिलअप की है वो आपको दिखाई देती है। साथ ही साथ वहाँ पे ARN फाइल नंबर अवेलेबल होता है, एप्लीकेंट नेम लिखा होता है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखी होती है। और उसके बाद उस ऑप्शंस में से आप ARN फाइल नंबर सिलेक्ट करते हैं और पेमेंट करते हैं और पेमेंट के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर पाते हैं। इसी के बाद डायरेक्टली नई विंडो ओपन होती है जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन मेथड से पे करना चाहते हैं तो आप चालान पेमेंट के थ्रू भी ऑफलाइन पे कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही आप सक्सेसफुली पेमेंट करते हैं, इसके बाद बारी आती है अपॉइंटमेंट बुक करने की। यानी कि आप पहले ये चेक करेंगे कि कौन से डेट्स पे, कौन से दिन पे आपके PSK यानी कि आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। इसके लिए आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वाले ऑप्शन में जाकर अपने PSK यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र को सिलेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सी डेट्स अवेलेबल है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट बुक करना, पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट करना, ये सारी एक्टिविटीज की कंफर्मेशन आपके ईमेल आईडी पे या तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिसीव होती रहती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप एक नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कैसे पेमेंट और अपॉइंटमेंट के थ्रू अपने पासपोर्ट सेवा सर्विसेज का पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और घर बैठे इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं।
अब हम शुरू करने जा रहे हैं 14.4 के साथ। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आप ऑनलाइन जाकर अपनी ट्रेन की टिकट्स और बस की टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इंडियन रेलवे की टिकट्स आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जब बात आती है कि इंडियन रेलवे में टिकट बुक करने की, तो यहाँ आप सहायता लेते हैं IRCTC वेबसाइट की। IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक मान लीजिए एक ऐसी संस्था है जहाँ पे जाकर आप अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हैं, PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं, केटरिंग सर्विसेज बुक कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले टिकट बुक करने के लिए इस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप साइन इन करेंगे। इसके लिए आपको अपनी ID बनानी पड़ती है, पासवर्ड डालना पड़ता है और उसके बाद ही आप इस वेबसाइट पर जाकर टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं कि कैसे आप IRCTC में अपनी यूजर ID क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ब्राउजर में टाइप करेंगे www.irctc.co.in और फिर दबा दें एंटर। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं आपके सामने ये वेबसाइट की जो पेज है वो ओपन हो जाती है, होम पेज। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, राइट क्लिक करना है और आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले से ही अकाउंट क्रिएट किया है तो यहाँ पे जाके आप यूजर नेम डालकर और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम शुरुआत से अकाउंट को बना रहे हैं, यानी कि पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पे और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस, ये तीनों इन्फॉर्मेशन डालकर आप अपने अकाउंट की एक ID क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे जो है हमें स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैंने मेरी सारी बेसिक डिटेल्स डाल दी है, यानी कि यूज़र नेम, पासवर्ड, लैंग्वेज जो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिक्योरिटी आंसर यहाँ से ऐड करते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरी पेज ओपन हो गई है जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे आप IRCTC अकाउंट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी कि एक बार आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, इसके बाद बारी आती है अकाउंट को एक्टिवेट करने की। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर यानी कि आपके SMS पे और ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड और एक्टिवेशन लिंक आई होगी। आपको अपने मेल को ओपन करना है, जहाँ पे भी ये मेल आया है उसे आप ओपन करें। वहाँ पे आप पाएंगे कि आपको आपका जो है यूज़र ID और पासवर्ड वहाँ पे एंटर किया गया है। वहाँ पे आपको लिंक को ओपन करना है, यही सेम यूज़र ID और पासवर्ड वहाँ पे डालना है और उसके बाद जो मोबाइल वेरिफिकेशन कोड आएगा वो आपको बाद में एंटर करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुली अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप IRCTC अकाउंट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अकाउंट को एक्टिवेट करा सकते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप PNR स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे PNR का मतलब है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये एक 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो हर एक टिकट के साथ हमें मिलता है। इस नंबर के जरिए आप अपने टिकट की स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि क्या आपकी टिकट कंफर्म हुई है या वो कैंसिल हुई है या फिर उसका करंट स्टेटस क्या है, वो आप इस नंबर को एंटर करके वेबसाइट पर आप इजीली अपने टिकट की स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे सही तरीका PNR स्टेटस को चेक करने का वो ये है कि आप ऑनलाइन जाकर जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर इस नंबर को एंटर करें और अपने टिकट का स्टेटस चेक करें। तो सबसे पहले PNR स्टेटस चेक करने के लिए आप अपने ब्राउजर में एंटर करें indianrail.gov.in और फिर एंटर दबाएं। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे जो है वेबसाइट की होम पेज एंटर हो गई है।
अब आप यहाँ पे जाएंगे PNR इंक्वायरी में, इससे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे अपना PNR नंबर एंटर करना है। यहाँ पे कह रहा है कि एंटर द PNR फॉर योर बुकिंग बिलो टू गेट द करंट स्टेटस, यू विल फाइंड इट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टिकट। यानी कि आपने जो टिकट बुक की है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये PNR नंबर मिलेगा। ये नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने टिकट की करंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हैं, वो ये कि अगर समझिए आपको PNR नंबर अलग से एंटर नहीं करना है, तो जो आपने टिकट बुक कराई है वहाँ पे भी आप उस टिकट को सिलेक्ट करके वहाँ पे ऑप्शन आता है गेट PNR स्टेटस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, जो आपने टिकट सिलेक्ट की है उसका वो PNR स्टेटस दिखा देता है। तो इस तरीके से आसानी से आप घर बैठे अपने टिकट की ऑनलाइन PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि कैसे आप किसी ट्रेन की अराइवल, डिपार्चर या उसकी करंट लाइव लोकेशन, यानी कि वो किस स्टेशन पे पहुंचा है और कितना समय लगेगा उसे आपको आपके स्टेशन पे आने में, ये सारा स्टेटस आप एक वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करें www.india.rail.government.in पे आप क्लिक करें और फिर आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करें। जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके सामने इसकी होम पेज नजर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन दिखा रहा है स्पॉट योर ट्रेन, यानी कि आपका ट्रेन अभी कहाँ पहुँचा है और कितने समय में आपके स्टेशन पे आएगा वो आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से ट्रेन का नाम डाल सकते हैं या ट्रेन नंबर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेन नंबर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हमने ट्रेन नंबर मेंशन किया, इसने हमें बता दिया कि हमारी ट्रेन ऑन टाइम है और वो अभी कहाँ पे पहुंची है। इस तरीके से आप ट्रेन का नंबर या ट्रेन का नाम डालकर आप उसकी करंट स्पॉट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये और भी कई सारे सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पॉट योर ट्रेन का ऑप्शन है, यहाँ पे लाइव स्टेशन का ऑप्शन है, जहाँ पे आप जिस स्टेशन के बीच में लाइव स्टेशन चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेन स्केड्यूल चेक कर सकते हैं, यानी कि आप जिस भी ट्रेन का नंबर यहाँ पे डालेंगे या नाम सर्च करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि उसकी पूरी रूट क्या है, यानी कि वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे उसका डेस्टिनेशन स्टॉप है, टाइमिंग के साथ कौन से प्लेटफॉर्म पे रुकती है, कितने देर के लिए रुकती है और कितने किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जाके ट्रेन शेड्यूल पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो ट्रेन बिटवीन स्टेशंस का ऑप्शन है, यानी कि दो स्टेशंस के बीच में कौन सी ट्रेन गुजरती हैं। अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से जो है स्टेशन सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जैसे ही आप फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन सिलेक्ट करते हैं, आप गेट ट्रेन्स पे जाएंगे तो ये आपको दिखा देगा कि इन दोनों स्टेशन के बीच में कौन सी ट्रेन्स चलती हैं और कितने बजे जो है वो वहाँ से डिपार्चर करती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप किसी ट्रेन की एक्सेप्शन इन्फो चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर ट्रेन नंबर या ट्रेन नाम आप डालें और उसके बाद ट्रेन एक्सेप्शन इन्फो पे क्लिक करें तो ये बताएगा कि नो एक्सेप्शनल डिटेल्स फाउंड फॉर ट्रेन 12809। इस तरीके से आप एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे स्टेशन टाइम टेबल, पार्सल स्पेशल ट्रेन्स, एवरेज डिले, हेरिटेज ट्रेन्स और भी कई सारी यूजफुल लिंक्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। जैसे आपको अगर PNR स्टेटस चेक करना है, किसी ट्रेन की सीट अवेलेबिलिटी चेक करनी है, टिकट बुक करने हैं या फिर फ्रेट बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कुछ जो है वेबसाइट ओपन करनी है। और इस तरीके से आप इस वेबसाइट को जो है अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं
या अपने एप्पल iOS में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप इस वेबसाइट पे जाके ट्रेन की करंट स्टेटस, कौन से स्टेशन के बीच में कौन सी ट्रेन गुजरती हैं और भी कई सारी यूज़फुल जानकारी अपने सफ़र से रिलेटेड आप यहाँ पे जान सकते हैं। इसी के साथ चलिए आइए जानते हैं कि कैसे आप IRCTC वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पे हम टाइप करेंगे irctc.co.in और एंटर दबाएंगे। यहाँ पे ये वेबसाइट हमें ओपन करनी है और यहाँ से आपने अगर लॉगिन किया है तो डायरेक्टली आप टिकट बुक करने के सेक्शन पे जाएं या फिर आप सबसे पहले जाके लॉगिन करें। अब जैसे ही आप अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन करते हैं उसके बाद आप जाकर अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करिए अपना जो आपकी बोर्डिंग स्टेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम समझिए यहाँ पे स्टेशन आप डाल दें, उसके बाद आप डेट डाल दें और जो आप डेस्टिनेशन स्टेशन है उसे आप यहाँ से एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ से क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप AC क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं, स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं, जनरल में ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना जो है इसमें से अगर आप लेडीज़ कोटा में आते हैं और या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं और फिर आप इस तरीके से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप करेंगे सर्च और जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको दिखा देता है कि आपकी बोर्डिंग स्टेशन और जो आपकी डेस्टिनेशन है उसके बीच में कौन सी ट्रेन्स उस डेट को चलती हैं। तो आप इसमें से स्क्रॉल डाउन करें और देखें कि आपकी सहूलियत के हिसाब से आपके लिए कौन सी सबसे सही ट्रेन रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारी ट्रेन्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे समझिए जो भी ट्रेन से आप ट्रैवल करना चाहते हैं उसमें जाकर आप सबसे पहले तो डेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है AC चेयर कार, और फिर आप देखेंगे कि कौन से डे को कितनी सारी सीट्स उसमें अवेलेबल हैं। तो आप जो भी डेट पे ट्रैवल करना चाहते हैं वो डेट आप सिलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट किया और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि डेट्स के बीच में आप करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आपने डेट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्लिक करें बुक नाउ पर और उसके बाद यस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे आपको आपके ट्रेन की डिटेल्स बता रहा है, आपके बोर्डिंग स्टेशन का जो बोर्डिंग स्टेशन है वो दिखा रहा है, जो डेस्टिनेशन है वो दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है कि कितने बजे आपकी ट्रेन वहाँ से चलेगी। प्लस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपना क्लास कि कौन सी क्लास में आप बुक करेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल्स डालनी है, यानी कि जो पैसेंजर ट्रैवल करने वाला है, अगर आप करने वाले हैं तो आप अपने डिटेल डालेंगे, अगर कोई और ट्रैवल कर रहा है तो आप उनकी डिटेल डालेंगे। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, यानी कि आपका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी। इसी के साथ अगर आप यहाँ से प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद प्रेफरेंसेस के नीचे आप देखेंगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन है। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करें, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पे आकर पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। अगर आप भीम या UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कोई और वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्लिक करें कंटिन्यू पे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये आपको दिखाता है ट्रेन की डिटेल्स, उसके नीचे पैसेंजर डिटेल्स, और उसके नीचे आपको बताता है कि जो आपने टिकट बुक की है वो आपको अपने मेल पे रिसीव होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको OTP मेंशन करना है बुकिंग के लिए, यानी कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, जहाँ पे आप अगर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी और वॉलेट से,
तो वो आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वैसे ही आपकी टिकट बुकिंग सक्सेसफुल हो जाती है। आइए, जैसे कि हमने देखा कि कैसे आप कोई ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, वैसे ही हम जानते हैं कि कैसे आप किसी टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी बुक हुई टिकट को कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो ये कि आप IRCTC वेबसाइट पे जाकर ही उसे कैंसिल करा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि टिकट कैंसिल कराने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आप टिकट कैंसिल करा रहे हैं तो वो चार्ट बनने से पहले आप करा रहे हैं। एक बार अगर चार्ट बन के प्रिपेयर हो गया है उसके बाद आप टिकट कैंसिल नहीं करा सकते। तो इसके बाद आपने चेक कर लिया है कि ट्रेन की जो है चार्ट प्रिपेयर नहीं हुई है तो आप बिल्कुल टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे IRCTC वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप लॉगिन करेंगे, अपने टिकट को सिलेक्ट करेंगे और जिस भी पैसेंजर का टिकट आप कैंसिल करना चाहते हैं उस पैसेंजर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कैंसिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही आप कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो आपने जो भी पैसे उस टिकट के दिए थे वो पैसे वापस आपके खाते में क्रेडिट हो जाते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी टिकट को पार्शियली कैंसिल करा रहे हैं, यानी कि आधा कैंसिल करा रहे हैं और आधे पैसेंजर्स की टिकट वहाँ पे जो है आप रखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक ई-रिजर्वेशन स्लिप डाउनलोड करें और अपने फ़ोन में रखें। तो ये हमने देखा कि कैसे आप अपने किसी भी ई टिकट यानी कि ट्रेन की बुक की गई ई टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि कैसे आप RSRTC की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बस सर्विस बुक कर सकते हैं। RSRTC का मतलब राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन। ये एक पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो अपने नागरिकों को बस सेवा प्रोवाइड करती है। इनकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी बस की टिकट बुक कर सकते हैं, बस की रूट चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपने कोई टिकट बुक कराई है तो उसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको समझिए सिर्फ बस की जानकारी चाहिए, आप बस अगर रूट्स चेक करना चाहते हैं तो वो आप बिना साइन इन किए भी कर सकते हैं। पर मान लीजिए अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, साइन इन करना होगा, उसके बाद ही आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इस वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे। तो उसके लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करें rsrtc.online.rajasthan.gov.in और एंटर दबाएं। और यहाँ आप देखेंगे कि ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से सर्च फॉर बस सर्विसेज का ऑप्शन है। यहाँ पे आप बस की सर्विसेज चेक कर सकते हैं, कौन से रूट से कहाँ तक अवेलेबल है और डेपो का नाम जान सकते हैं। तो एक तरीके से आप बिना इसमें साइन इन किए सारी बस की इंक्वायरी जान सकते हैं। पर मान लीजिए अगर आपको बस टिकट बुक करनी है तो उसके लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आप जाइए लॉगिन पे जाके अगर आपने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है यानी कि इससे पहले आपने रजिस्टर करवाया है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके अपना यूज़र नेम डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। पर हम पहली बार कर रहे हैं तो इसके लिए हम करेंगे साइन अप पे क्लिक करें और यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, जैसे कि आप देखिए, आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड, ये सब आपको डालना है। तो एक बार आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी अकाउंट को जो है हम सबसे पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालें, उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी आप मेंशन करना चाहते हैं जिस पे आपको वेरिफिकेशन कोड और सारी जानकारी रिसीव होगी वो आपको यहाँ पे डालनी है।
उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कह रहा है, यानी कि आप जब अपने अकाउंट में साइन इन करेंगे तो जो पासवर्ड आप एंटर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालें। आपने एक बार सारी अपनी डिटेल्स एंटर कर दी, उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं देखिए आप अपना अकाउंट जो है आपने क्रिएट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से पासवर्ड को सेव कर सकते हैं या फिर नेवर पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पासवर्ड यानी कि हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया था वो एग्जैक्टली हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि अपनी सारी डिटेल्स एंटर करके यानी कि अपने पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस वगैरह जो भी वो पेज आपसे मांग रहा है वो एंटर करके आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड एंटर करके सही कैप्चा एंटर करके अपने अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं आपकी ईमेल आईडी पे यानी कि जो आपने अपनी ईमेल आईडी मेंशन की थी उस पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा। उस लिंक को ओपन करना है और आप जैसे ही उस लिंक को ओपन करते हैं आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और इसके बाद आप इसकी वेबसाइट पे जाके अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। अब ये तो हमने जाना कि कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे आप बस की स्केड्यूल चेक कर सकते हैं और एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक कितनी सारी बसेस चलती हैं वो सारी जानकारी आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ 3-4 आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रॉम स्टॉप लिखा है, टू स्टॉप लिखा है, जर्नी डेट लिखा हुआ है और डेपो नेम। तो यहाँ पे आप जहाँ से बस देख रहे हैं वो आप यहाँ पे स्टॉप एंटर करें और जहाँ तक की देख रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद आप जर्नी डेट सिलेक्ट करें, इस एरो पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी डेट आप जिस भी डेट पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करें। यहाँ से आप डेपो नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए हमने ये कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर आप डायरेक्ट सर्विस देखना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट सर्विस यानी कि एक ही रूट एक ही सफ़र में कहीं बीच में ना रुकते हुए वो डायरेक्टली आपको पहुंचा दे, या फिर अगर आप कनेक्टिंग सर्विस देख रहे हैं तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी डायरेक्ट सर्विस देख रहे हैं, हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं ये काफ़ी सारी जो है बसेस की ऑप्शंस आपके सामने आ गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग से 2 सेक्शंस में इन्हें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो डे बस सर्विस और उसके बाद नाइट बस सर्विस। ये वो सर्विसेज हैं जो दिन में चलती हैं, ये वो सर्विसेज हैं जो रात में चलती हैं। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे बस की जो टाइमिंग्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो है टाइमिंग सारे दिए गए हैं। ऊपर से यहाँ पे आप देखेंगे तो किस तरह की सर्विस वो बस प्रोवाइड करती है। तो ये एक्सप्रेस प्रोवाइड कर रही हैं वो लिखा हुआ है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो रूट दिया गया है कि जो रूट आपने सिलेक्ट किया था तो उस हिसाब से कौन से रूट्स पे ये बसेस चलती हैं। यहाँ से आप फेयर देख सकते हैं कि बस की टिकट्स की प्राइस क्या है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर मैं इस बस में पहली वाली जो बस है उसमें टिकट बुक करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने सीट्स जो है खाली हैं इस बस में, तो शो अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जिस तारीख के लिए आप ये बस देख रहे हैं उस दिन कितने सारे सीट्स खाली हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बता रहा है कि जनरल कोटा में यहाँ पे 36 सीट्स बाकी हैं और लेडी के सीट्स के लिए यहाँ पे 6 सीटें बची हैं महिलाओं के लिए। तो आप यहाँ पे समझिए अगर आप ये वाली बस बुक करना चाहते हैं इस वाली टाइमिंग पे, इस वाली डेट पे, तो आप क्लिक करें बुक टिकट और बुक टिकट पे जाके आपके सामने ये जो पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाके आपको जो है बोर्डिंग फ्रॉम और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। नाम डालना है पैसेंजर का, एज डालनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे वैसे इजीली आप ऑनलाइन जाकर इस बस की टिकट बुक कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप RSRTC की वेबसाइट पे जाके टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि आप सबसे पहले तो जाते हैं और जिस रूट से आप जिस भी बस को सिलेक्ट करते हैं उसमें आप जो है अवेलेबिलिटी जब चेक करते हैं तो वहाँ से आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वापस करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे हमने समझिए जयपुर कर लिया और हम
दिल्ली तक के लिए बस देख रहे हैं तो हमने यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप जर्नी डेट सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ से डेपो अपना सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सर्च करेंगे और मान लीजिए अगर आप ये पहली बस बुक करना चाहते हैं तो आप शो अवेलेबिलिटी पे क्लिक करिए और यहाँ से देखिए ये जो बुक टिकट का ऑप्शन है, बुक टिकट पे आप क्लिक करिए और ये आपके सामने पेज ओपन हो जाती है जहाँ जाके आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है जिसके ज़रिए आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको जो है बोर्डिंग फ्रॉम और जहाँ तक के लिए आप बस बुक कर रहे हैं वो डिटेल आपको डालनी होगी, पैसेंजर की डिटेल डालनी होगी जैसे कि उसकी नाम, एज और जेंडर। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो फेयर बता देगा कि आपने जो बस के टिकट के लिए अप्लाई किया है उस हिसाब से आपको कितने पैसे पे करने हैं। आप वहाँ से पेमेंट मोड सिलेक्ट करके आप पेमेंट करें। उसके बाद जैसे ही आप जो है सक्सेसफुली पेमेंट करते हैं तो आपकी ईमेल पे या SMS पे आपको जो है बता दिया जाता है कि आपकी टिकट्स बुक हो गई हैं और इसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि आपने जो है सक्सेसफुली अपनी बस की टिकट बुक कर ली है। अब आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि जो आपने टिकट्स बुक की हैं अगर आपको उन्हें कैंसिल कराना है तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए आप वेबसाइट पे आएंगे और वेबसाइट पे आके आपको यहाँ पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज अ गेस्ट भी एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वेबसाइट पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो रिबन है यहाँ पे कैंसिल टिकट का ऑप्शन है। कैंसिल टिकट पे आप क्लिक करिए और उसके बाद आपको क्या एंटर करना है, अपना टिकट नंबर और मोबाइल नंबर। अभी हमारे पास कोई टिकट बुक नहीं है तो हम आपको करके नहीं दिखा पाएंगे, पर अगर आपने कोई टिकट बुक की है तो आप देखिएगा कि यहाँ से आप टिकट नंबर एंटर करके, मोबाइल नंबर एंटर करके जब आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो वो आपकी टिकट्स की सारी डिटेल्स आपके सामने दिखा देता है। उसमें से जाकर आपको कैंसिल टिकट पे क्लिक करना है। मान लीजिए अगर आप पूरी टिकट को जो है कैंसिल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लोगों की टिकट बुक की है और आप 5 की टिकट्स कैंसिल करना चाहते हैं तो आप सभी को सिलेक्ट करके कैंसिल कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर आप पार्शियली टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, यानी कि कुछ लोगों की आप टिकट जो है कंफर्म करना चाहते हैं और कुछ लोगों की बस कैंसिल करना चाहते हैं, तो वो भी पैसेंजर वाइज आप सिलेक्ट करके उसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप जब कैंसिल टिकट पे जो है क्लिक करते हैं तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है और आप चाहें तो इस कैंसिल टिकट की एक प्रिंट आउट कॉपी भी निकाल सकते हैं प्रिंट पर क्लिक करके। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप RSRTC वेबसाइट पे जाके बसेस की जानकारी जान सकते हैं, कौन सी रूट, किस रूट पे कितने बसेस चल रही हैं, कितने सीट्स अवेलेबल हैं और साथ ही साथ टिकट्स बुक करना और टिकट्स कैंसिल करना बहुत आसानी से आप इस एक वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के बारे में, या आप शॉर्ट में कह लें NVSP। NVSP इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 2015 को और ये इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल वोटर्स डे पर। इसे लागू किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और उनका पर्पस ये है ताकि हम नागरिकों को हर तरीके से सुविधा प्रोवाइड की जाए जब बात आती है हमारी वोटर ID कार्ड की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने वोटर ID कार्ड में कुछ करेक्शंस करवाना चाहते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो आप जान सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई घर बैठे वोटर ID के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो भी वो कर पाए।
इसी तरीके से और भी कई सारे सर्विसेज ये पोर्टल हमें प्रोवाइड करता है। तो आइए एक एक पॉइंट से समझते हैं कि इस पोर्टल या वेबसाइट पे आपको कौन सी और सर्विसेज मिलती हैं। सबसे पहले तो अगर आप अपना नाम सर्च करना चाहते हैं इलेक्टोरल लिस्ट में, तो वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। दूसरी सर्विस जो आपको प्रोवाइड होती है वो ये कि आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 2 लैंग्वेजेस में, यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश में। तीसरी चीज कि अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ करेक्शंस चाहते हैं, जैसे समझिए एड्रेस में कुछ चेंज करना है आपको, या डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज करना है, या कुछ और चीजें चेंज करवानी है, तो आप यहाँ पे जाकर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर यूजर अपनी पोलिंग बूथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, या फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो वो इस वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या बाकी इलेक्शन ऑफिसर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तो वो आप इस वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने आधार नंबर को इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एजुकेशनल पर्पस से इस वेबसाइट पे कई सारी ऑडियो विजुअल शॉर्ट फिल्म्स रखी गई हैं, जिसके जरिए अगर कोई यूज़र जो है इलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में और स्टडी करना चाहता है, तो इन शॉर्ट फिल्म्स को वो देख सकता है। और इस वेबसाइट पे ऑडियो विजुअल स्क्रिप्ट्स भी अवेलेबल है अगर कोई यूज़र पोलिंग प्रोसेस के बारे में और जानना चाहता है। इसी के साथ साथ अगर आप इस वेबसाइट पे चेक करेंगे तो एक एजुकेशनल शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है ईवीएम मशीन पर। अब आइए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कैसे आप अपने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको NVSP की वेबसाइट ओपन करनी होगी। इसके लिए आप जाकर अपने ब्राउजर में टाइप करें www.nvsp.in और एंटर दबाएं। और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ये कह रहा है कि वेबसाइट की एड्रेस अब चेंज हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई वेबसाइट है वो ओपन कर देगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये NVSP की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो सर्विसेज में सर्च इन इलेक्टोरल रोल लिखा गया है, आप इस पर क्लिक करें। और जैसे ही आप सर्च इन इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 तरीकों से आप जो है डिटेल्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो सर्च बाय EPIC, यानी कि EPIC नंबर डाल के आप अपनी जो है डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं, या फिर आप विवरण द्वारा खोजें, यानी कि डिटेल्स एंटर करके भी आप कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मोबाइल द्वारा खोजें, यानी कि मोबाइल की डिटेल्स डालकर भी आप अपने वोटर आईडी की डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप पहले वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अपना EPIC नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमने ये EPIC नंबर एंटर कर लिया। यहाँ से आप स्टेट सिलेक्ट करें, यहाँ से जो कैप्चा है वो एंटर करें, उसके बाद सर्च पे क्लिक करें। और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे आपकी EPIC नंबर, नाम, एज, रिलेटिव नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्ट, पोलिंग स्टेशन, पार्ट सीरियल नंबर और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने जो है डिस्प्ले हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप इलेक्टोरल रोल में अपना नाम सर्च कर सकते हैं। आइए अब अगले स्टेप में देखते हैं कि कैसे आप अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इलेक्टोरल ऑफिसर डिटेल्स या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी या फिर पब्लिक पार्टी रिप्रेजेंटेशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेम वही वेबसाइट पे आना है और वेबसाइट पे आके आपको होम पेज पर जाना है। होम पेज पर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है नो योर पोलिंग स्टेशन एंड ऑफिसर। इसमें आपकी असेंबली, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी डिटेल्स, BLO, इलेक्टोरल ऑफिसर डिटेल्स, सारी यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको अपना EPIC नंबर एंटर करना है। और यहाँ पे मान लीजिए हमने एंटर किया हमारा EPIC नंबर, यहाँ पे आप कैप्चा एंटर करें और सर्च पे क्लिक करें। और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है इलेक्टोरल ऑफिसर डिटेल्स,
यानी कि आपके रीजन की जो इंफॉर्मेशन है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी डिटेल्स है, वो सारी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप होम पेज पे जाकर नो योर पोलिंग स्टेशन एंड ऑफिसर वाले ऑप्शन में जाकर अपनी पोलिंग स्टेशन की सारी जानकारी ले सकते हैं। नए वोटर्स अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए NVSP की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये वेबसाइट, जैसे हमने इससे पहले बात की, ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप अपनी नई वोटर आईडी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप जाएंगे वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पे चेक करिए फॉर्म्स में न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टोर्स। आप इस पे फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी, और जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन करते हैं तो आप अपनी नई वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन है, रिलेटिव्स डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार डिटेल्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आप एंटर करते हैं और उसके बाद प्रीव्यू करके, यानी कि उसे अच्छे से चेक करके सबमिट करते हैं, तो आप आसानी से एक नए वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ जैसे हमने देखा कि आप एक कैसे नए वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप अपने वोटर आईडी में अगर कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शंस कराने के लिए NVSP की वेबसाइट पर जाइए, और होम पेज पे जाके आप अगर चेक करेंगे तो फॉर्म्स में फॉर्म 8 नाम का एक ऑप्शन है। आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ EPIC या फिर मार्किंग ऑफ PWD। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करें फिल फॉर्म 8 और यहाँ पे जाकर आप जो है अपनी EPIC नंबर सबमिट करके ओके दबाकर आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी रेसिडेंस शिफ्ट करने का, यानी कि अपना एड्रेस अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो वो आप इस पे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपनी जो है एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल है उसमें कुछ डिटेल्स में जो है चेंजेस कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अपने EPIC को रिप्लेस करना चाहते हैं बिना कोई करेक्शंस किए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी वाले जो है कैटेगरी में मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और आप ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी वोटर आईडी में कोई भी करेक्शंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में हम जानते हैं LPG सर्विसेज के बारे में, यानी कि कैसे आप ऑनलाइन जाकर LPG गैस बुक कर सकते हैं और कैसे उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखा जाए तो कई सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप चाहे तो HP गैस, इंडेन गैस यूज़ कर रहे हो या भारत गैस, आप इन सभी सर्विसेज की ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप डीलर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या UPI के थ्रू, तो आप आसानी से इस वेबसाइट पे जाकर जो है बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनकी वेबसाइट पे आपको जाना होगा और वहाँ जाकर आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम HP गैस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम हमारे वेब एड्रेस में टाइप करेंगे हमारे गैस प्रोवाइडर का नाम
और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट आपको दिखेगी। आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पे देखिए हमारे सामने myhpgas.in की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, जैसे कि बुक योर सिलेंडर, आप सिलेंडर बुक कर सकते हैं, क्विक बुक एंड पे, रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन, गिव अप सब्सिडी और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे ही चाहे आपका सर्विस प्रोवाइडर इंडेन गैस हो या फिर भारत गैस हो, उनकी भी वेबसाइट पे आपको ऐसी ही सारी सर्विसेज मिलेंगी। तो अगर आप अपनी गैस की रिफिल बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप बुक योर सिलेंडर पे जाकर यहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक टू बुक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाके आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा एंटर करके आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा। यानी कि समझिए अगर आप इन सभी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप सिलेंडर बुक करवाने के साथ साथ और भी जो इसमें एडिशनल सर्विसेज ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है वो आप यूज़ करना चाहते हैं, तो हम रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले आप अपनी जो है एक यूज़र आईडी बनाएं और उसके ज़रिए आप इन सर्विसेज का यूज़ करें। पर समझिए अगर आप जो है आप लॉगिन नहीं करना चाहते हैं और आप खाली जल्दी से जो है बुक करके पे करना चाहते हैं गैस के लिए, तो वो आप लॉगिन के बिना भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्विक बुक एंड पे पे जाएंगे और क्विक बुक एंड पे पे जाके आपको कंज्यूमर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो कैप्चा है वो एंटर करना है और उसके बाद आप यहाँ से आसानी से जो है तुरंत बुक करके पे कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि आप इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लॉगिन करके। लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि जो भी सर्विसेज यहाँ पे हैं वो सारी सर्विसेज आप बहुत ही आसानी से और जल्दी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो लॉगिन ना करके भी आप जो है क्विकली बुक और पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे एचपी गैस की बात हो गई या फिर चाहे इंडेन गैस की बात हो गई या फिर भारत गैस की बात हो गई, उनकी वेबसाइट पे जाकर भी आप ऐसी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने देखा कि कैसे आप अपनी एलपीजी गैस की रिफिल बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, वैसे ही आप पास डिलीवरी डेटा चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 3 माध्यम हैं। या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर IVRS पे जाके भी आप ये काम कर सकते हैं। चाहे आपका कोई भी LPG सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे HP गैस हो, इंडियन गैस हो, आप उनकी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाके ये काम कर सकते हैं। अभी हम आपको भारत गैस भी करके दिखाएंगे, यानी कि हमारे फ़ोन में अभी भारत गैस का एप्लीकेशन है, उस पर जाके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अपनी LPG गैस सर्विस की और जो है हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर आपके फ़ोन में आपके LPG सर्विस प्रोवाइडर का एप्लीकेशन है तो उसे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आप जो है अपना MPIN डालें। हाँ, और यहाँ पे देखिए भारत गैस की एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में ओपन हो गई है। हम यहाँ से हमारा जो करंट प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नीचे की तरफ हिस्ट्री का। हिस्ट्री पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आपने जो है आपकी जो रिफिल हिस्ट्री है वो सारी आपको दिखा नज़र आ रही होगी, जैसे कि उसका स्टेटस और उसकी डेट ऑफ बुकिंग, किस दिन वो डिलीवर हुई वो, और उसकी अमाउंट या पेमेंट टाइप, यानी कि आपने कैश ऑन डिलीवरी किया या फिर ऑनलाइन पे किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने LPG गैस सर्विस का जो है पास डिलीवरी डेटा ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आइए हम देखते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन या ऑनलाइन जाकर डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करा सकते हैं या फिर कनेक्शन को क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम वापस आएंगे हमारी एप्लीकेशन की तरफ और यहाँ एप्लीकेशन में आप देखेंगे सर्विसेज पे क्लिक करिए। सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी तक कोई भी रिक्वेस्ट हमने रेज नहीं की है। रेज करने के लिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कराना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर चेंज सिलेक्ट करिए और यहाँ से जिसे भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करिए। तो इस तरीके से
आप अपने एलपीजी सर्विस प्रोवाइडर के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर या फिर ऑनलाइन जाकर भी डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करा सकते हैं। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर चेंज ऑनलाइन जाके कराना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप न्यू सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो वैसे ही वो आपको दिखाता है कि आपका जो करंट डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी डिटेल, साथ ही साथ और कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। वहाँ जाके आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप ब्राउज भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे उसका नाम टाइप करें और सर्च पे क्लिक करें और फिर उसे सिलेक्ट करके आप जो है अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि कैसे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनलाइन जाकर या मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कनेक्शन को बंद करवाने की, तो उसके लिए भी ऑनलाइन मोड है और ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन आप क्या कर सकते हैं कि आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके पास आएगा और वो क्लोजर की जो रिक्वेस्ट है उसको जो है प्रोसेस करेगा। ये थोड़ा सा समय लगता है इसमें, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने एलपीजी सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट में जाइए, वहाँ जाके आप सरेंडर रिक्वेस्ट पे जाके क्लिक करिए और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी वो मांग रहा है उसे सबमिट करिए। आप जैसे ही सबमिट करते हैं वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आता है आपके जो है रेगुलेटर और एलपीजी गैस को कलेक्ट करने के लिए, या तो फिर आपको ऑफिस जाके अपने रेगुलेटर को या एलपीजी गैस को सबमिट करवाना होता है। तो ऐसे बहुत ही आसान तरीके से आप अपने कनेक्शन को बंद करवा सकते हैं।